अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी जंगी जनून और पाकिस्तान की खामोश सिफारतकारी की। आलमी सियासत के तपते हुए मैदान में पाकिस्तान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के एक निडर वकील और मुदब्बिर सालिस के तौर पर उभरा है, जहाँ इस्लामाबाद की खामोश सिफारतकारी वाशिंगटन के तकब्बुर और तेहरान की इस्तकामत के सामने दरमियान वाहिद हम देखते हैं कि पुल के तौर पर सामने आया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ खित्ते का अमन चाहते हैं बल्कि बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी उनकी अवलीन तरजीह है। ईरान की नई तजावीज़ को अमरीकी ऐवानों तक पहुँचाकर पाकिस्तान ने साबित किया कि वो मुश्किल की इस घड़ी में ईरान को तनहा नहीं छोड़ेगा, और यही वजह है कि आज दुनिया भर के सहाफ़ी पाकिस्तान को आलम इस्लाम के एक हकीकी लीडर के तौर पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि मशरिक़ में होने वाली जंग ने हमारी 2 साल के इज्तिमाई मौशिक काविशों को नुकसान पहुँचाया है। उन्हें मज़ीद भी गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। अब्बास अरागची जो हमारे भाई हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो तशरीफ़ लाए। मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद इंशाअल्लाह जल्द जल्द आपको जवाब देंगे। ख़ाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं, और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है, तो ये एक बहुत मज़ीद महंगाई आने वाली है। बिलाखिर यही गुफ्तगू की गई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ तवील मुद्दती नाकाबंदी को तैयारी करने का हुक्म दिया है और ईरान को फ़ौजी एतबार से तबाह करने का दावा भी किया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की धमकी को आप अस्करी नुक्ते नज़र से कैसा देखते हैं, और क्या अमेरिका वाकई स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के करीब इसका मुतहम्मिल हो सकता है? ये टेक्निकली इन एक्ट ऑफ वॉर है, और जो हालात हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। आप एक ही वक्त में मुफाहमत और दूसरी तरफ एक्ट ऑफ वॉर, एक ही वक्त में सीज़ फायर और दूसरी तरफ ब्लॉकेड, ये साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन अमेरिका अपने दोनों ऑप्शंस को इन पैरेलल एक्सरसाइज कर रहा है। एक तरफ वो इस जंग से निकलने के लिए वो बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू और समटाइम्स डायरेक्टली भी उन्होंने बातचीत की है, लेकिन दूसरी तरफ वो मीडिया के थ्रू या अपने जो दूसरे उनके प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू वो ऐसी मैसेजिंग करते हैं कि जिससे वो बेसिकली उनकी इंटेंट तो अपने पब्लिक ऑडियंस के लिए होती है, जहाँ पे वो उनको अपना एक नोशन ऑफ विक्ट्री देने की कोशिश करते हैं। जैसे वो ईरान को जंग हराने के बाद अब वो मुज़ाकरात की टेबल पे हैं और वो अपनी मनमानी जो है शिकें डाल के कोई मुआहदा कर लेंगे, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अमेरिका ये जंग जीता नहीं हुआ। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पे इसलिए रेजिस्टेंस कर रहा है कि ईरान बहुत सारी शहादतें, बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के मुज़ाकरात की मेज़ पे एक फातह की हैसियत से बैठा। तो ईरान की लीडरशिप ये नहीं चाहती कि जो कुछ उन्होंने इतनी मेहनत और कुर्बानियों से मैदान जंग में हासिल किया है उसको वो मुज़ाकरात की खातिर जो है या मुज़ाकरात की मेज़ पर पहुँचने के लिए वो उसको लूज़ करें। और उधर अमेरिका ये चाहता है कि जो कुछ वो मैदान जंग में हासिल नहीं कर सका उसको वो ईरान को धमका के या मुज़ाकरात में इंगेज करके वो कंसेशंस उनसे ले। तो ये एक नर्व्स की जंग चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। ठीक है मलिक साहब, अगर अमेरिका नाकाबंदी की कोशिश करता है तो आप क्या समझते हैं ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ और जवाबी कार्रवाई की सलाहियत जो है वो आलमी सप्लाई चेन को मुतासर कर सकती है? ऑलरेडी किया हुआ है जी, और मुतासर सिर्फ इससे हमसाया ममालिक नहीं है, पूरा यूरोप है, पूरी दुनिया में इसका रिपल इफेक्ट जा रहा है। लेकिन सवाल ये है
कि क्या वो इसको सस्टेन कर सकेगा अमेरिका लंबा अरसा। शायद ये मुमकिन ना हो, क्योंकि उसके अपने एलाइज का, उसके अपने जो मिडल ईस्ट के पार्टनर्स हैं, उन सब का प्रेशर दिन ब दिन माउंट हो रहा है। तो और फिर इसमें रशिया और चाइना का भी इंटरेस्ट है, और इन्होंने अभी बहुत थोड़े दिनों में चाइना जाना है। तो बगैर ये खोले हुए और बगैर कुछ विजिबल टेंजिबल जो है ब्रेक थ्रू के शायद वो चाइना का विजिट ना कर पाए। तो इसलिए मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट फॉर अमेरिका, और जल्द ही कोई ना कोई अच्छी खबर हो सकती है। इंशाल्लाह उम्मीद तो ये की जा रही है। जहाज़ मलिक साहब, पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और अगर हम सियासी क़यादत की बात करें तो खामोश सिफारतकारी सामने आई है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक सालिस का किरदार अदा किया गया है और सिफारतकारी की तारीफ़ें जो है पूरी दुनिया कर रहा है। आप क्या समझते हैं, ये जो खामोश सिफारतकारी है ये कितनी कामयाब होगी इस जंग को रुकवाने में? जी बिल्कुल, ये सिर्फ खामोशी नहीं है जी। ये शुरू में कुछ हफ्ते तो यकीनन ये बगैर मीडिया लाइमलाइट के थी, लेकिन अब तो मीडिया में हर जगह इसके चर्चे हैं और इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये सफारतकारी की जो कामयाबी है और एफर्ट्स हैं उसको लीड कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब। उन्होंने जंग के दौरान 3 दिन वो ईरान में रहे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड जो है ऑफेंसिव है। कभी आपने सुना या पढ़ा नहीं होगा कि किसी जंग के दौरान एक मुल्क की फौज का सरबराह जो है वो ऐसी वॉर जोन में जाके बैठ जाए जहां पर हर वक्त इजराइल जैसे शरारती मुल्क के हमलों का खतरा हो। लेकिन ये जहां पर उनकी ज़ाती बहादुरी को जाहिर करता है, वहां पर वो उनका पाकिस्तान के लिए ये अज़्म के उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के लिए, अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए, ग्लोबल पीस के लिए उन्होंने कोशिश करनी है। वो दिन रात इसमें कोशां हैं और जाहिर है उनके साथ पूरा फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी वो भी यकीनन अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता मलिक साहब ये जंग मज़ीद छिड़ जाती है तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन और सरहदों की सूरत हाल इस हवाले से कोई असरात हो सकते हैं हमारी सरहदों पर भी? अगर खुदा न खास्ता जंग दोबारा शुरू हो जाती है, जिसका कि अमकान इवन मुआहिदा होने के बाद भी रहेगा, उसकी वजह यह है कि इस जंग का असल जो मास्टरमाइंड है इस जारहियत का, वो तो इजराइल है। तो अमेरिका इजराइल के बिहाफ पे मुज़ाकरात तो कर रहा है, मुआहिदा भी हो जाएगा, लेकिन ये कौन इंश्योर करेगा कि इजराइल उस मुआहिदे की पासदारी भी करे? इजराइल तो गज़ा में तमाम मुरवजा बैनुल अक़वामी कानून को जो है वो तबाह करते हुए वहाँ पे जेनोसाइड कर रहा है। उसके ऊपर अमेरिका कुछ नहीं कर सका, या शायद करना भी नहीं चाहता था, और यूएन ने भी कुछ नहीं किया। दूसरे वो मुल्क जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर इतना जो उसके ऊपर वावेला करते हैं वो भी खामोश हैं। तो इजराइल हमेशा एक स्पॉइलर रहेगा, और इस खित्ते में देर पा अमन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इजराइल जो है वो अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को अगर ख़त्म नहीं करता तो कुछ अरसे के लिए उस पर जो है वो उसको रिटार्ड कर ले, उसको मौखर कर दे। बिल्कुल। अभी अमेरिकी सदर ने बरतानिया के जो प्रिंस चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स, उनकी जानिब से कहा है कि दीगर ईरान के ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि हम लोग एक सफ़े पे हैं, यानी बरतानिया और अमेरिका जो है एक सफ़े पे है। लेकिन कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि बरतानिया की जानिब से क्लियर एक स्टैंड सामने आया था कि किसी भी सूरत में, किसी भी जंगी कार्रवाई में हम आपका साथ नहीं देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि बरतानिया ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया? देखिए, ये विजिट जो है ये ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सेरेमोनियल विजिट है। ब्रिटिश किंग के पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है जिसमें वो वहाँ के अवाम की या पॉलिटिशियंस की नुमाइंदगी कर सकें और कोई कमिटमेंट दे सकें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उनके बयानात रिकॉर्ड पे हैं, और वो यकीनन सोच समझ के कोई ऐसी कमिटमेंट या ऐसा इनिशिएटिव लेंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। एयरवाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएंगे आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें इस वक्त एक बिफरे हुए समंदर की मानद सरकश हो चुकी हैं, जहां ब्रेंट क्रूड $113 की बुलंद तरीन सतह को छूकर आलमी मईशत की बुनियादें हिला रहा है। ऐसे में मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से 60 साला रफाकत ख़त्म करने का ऐलान किसी स्ट्रेटेजिक एटमी धमाके से कम नहीं, जिसने आलमी तवानाई के ऐवानों में खलबली मचा दी है। वर्ल्ड बैंक ने पहले ही खबरदार कर दिया कि मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बंदिश के साए में तवानाई की कीमतें 24% तक मज़ीद बढ़ सकती हैं। इमारात का ये फैसला आलमी तेल की सियासत को इज्तिमाई कंट्रोल से निकाल कर इनफरादी मुआशी बालादस्ती के एक ऐसे नए दौर में ले जा रहा है जहां हर मुल्क अपनी बका की जंग तनहा लड़ेगा। आलमी जंग के बादलों ने पाकिस्तान में भी तवानाई का बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया है, जहां LNG की अदम दस्तयाबी से 5000 मेगावाट के पावर प्लांट्स खामोश पड़े हैं। आपको बताएंगे RLNG के ज़खायर 1200 से गिरकर 700 मिलियन क्यूबिक फीट तक आना सिर्फ आलमी सूरत हाल का असर नहीं, बल्कि हमारी खरीदारी की हिकमत अमली की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट होने के बावजूद अवाम दो घंटे की लोड शेडिंग झेलने पर मजबूर हैं, जबकि गैस का शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फीट से तजावुज़ कर चुका है। एक तरफ पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1837 अरब रुपए की हौलनाक सतह पर पहुंच गया, तो दूसरी तरफ हुकूमत 90 दिन के पेट्रोलियम ज़खायर के लिए अवाम पर मजीद 10 रुपए लेवी लगाने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि क्या IMF की $1.2 अरब के इस अंधेरे को ख़त्म कर पाएगी, या आवाम यूं ही महंगाई और लोड शेडिंग की चक्की में पिसते रहेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शुएब साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सूरत हाल जो हम देख रहे हैं इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। पाकिस्तान के पास अभी हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इजलास में खिताब किया गया और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसमें भी इजाफा होगा। तो ऑब्वियसली पहले ही पेट्रोल की प्राइसेस बहुत हाई हैं। कितनी ज़्यादा महंगाई जो है वो सामने आ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी सामने आई है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि मज़ीद जो बेरोज़गारी है उसमें इजाफा होगा। हमारे एनर्जी के जितने भी क्राइसिस हैं वो मज़ीद हम देख रहे हैं कि इंतहा तक पहुँच चुके हैं। कितना नुकसान होने वाला आने वाले दिनों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुकसान की तो मेरे पास इस वक्त कोई ऐसे आदाद शुमार है नहीं जो मैं आपको बताऊं हकीकत में, क्योंकि एक होता है ना जी, जिस तरह से हम एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स की जितनी थ्योरीज थी, पॉलिटिकल इकोनॉमी की जितनी थ्योरीज थी, इंटरनेशनल रिलेशन जितने उसूल थे, वो सारे के सारे ना हमारे केस में, खास तौर पे हम पाकिस्तान के केस में आकर वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। सही। तो कि अगर हम ये देखें ना जी, डिमांड सप्लाई गैप को अगर हम देखें, चले हम एक लम्हे के लिए ये फर्ज कर लेते हैं, अभी मैं फर्ज करूंगा क्योंकि मैं अभी इस पे कन्विंस नहीं हूं ना। आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, और ये आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूं। आप चाहें तो इसको किसी भी टेबल के ऊपर रख के बात कर सकते हैं, आप लोगों के पास एक्सेस होती है इनकी हुकूमती एहलकारों की। हमारे पास इस वक्त, ये शायद आपके लिए एक बड़ी अहम खबर हो कि 4500 मेगावाट की इस वक्त हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी है। हम उसको लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा सिस्टम 1800 मेगावाट से ऊपर उठा नहीं रहा। यानी आप अंदाजा कीजिए कि फिर दो फैक्टर उसके अंदर। मैं इसलिए कहता हूं, मैं हमेशा, देखिए जब भी मेरी आपसे बात होती है मैं कहता हूं कि वो देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हमारा मसला ये है ही नहीं जिस मसले का हम मरीज को क्या कर रहे हैं कि ऊपर से ऑक्सीजन लगाकर और उसको एक ना मतलब पेन किलर देकर या उसको एक स्लीपिंग पिल देकर उसको सुला देते हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि मर्ज खत्म हो रहा है। हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। देखिए आप इससे मिसाल अंदाजा कर लीजिए कि बांग्लादेश से 40 साल पहले हम न्यूक्लियर प्लांट लेकर आए हैं। मैं आज जब बांग्लादेश की खबर पढ़ रहा था तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि 40 साल है। अब आप हमारा जो, मैं बिल्कुल शॉर्ट करके अब आपको ये बता दूं कि जिन इश्यूज को एड्रेस करके हम लोगों को डरा रहे हैं, और लोगों को, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि आप एक ही ऐलान कर दीजिए कि हमारे मुल्क में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। अगर तो मसला ये है तो फिर सिर्फ आप मुझे दो चीजों में रिलीफ दिलवा दे। आप देखिए हमारा जो इस वक्त जो एक्सपेंस है, हमारा तकरीबन 18% का लॉस चला गया है।
जो कि स्ट्रेटेजिकली 10% से ज्यादा अलाउ नहीं होता। 18% पे हमारा लॉस चला गया। हमारी बिजली चोरी जो है वो मतलब इस वक्त 300 अरब के करीब करीब वो पहुंच गए। तो ये 600-650 अरब रुपए का तो सिर्फ हम वो भुगत रहे हैं, हम जो कॉमन मैन है वो हम भुगत रहे हैं, जो इनकी अपनी नालायकी है, जिसके ऊपर हमारे पास कोई विजडम नहीं है, कोई विजन नहीं है। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम से, वो ये है कि जहां हमारी मतलब जो सियासी अशराफिया आप सर जोड़ के बैठ जाएं और इस मसले का हल निकालें। आपके पास कोई कहतो रिजाल नहीं है, एक्सपर्ट्स मौजूद है। एक सवाल ले लें, जब मुल्क में 6000 मेगावाट पन बिजली पैदा हो रही है तो 5000 मेगावाट के पावर प्लांट्स का ईंधन ना होना, ये क्या इंतजामी गफलत है या माली बहरान है हमारे पास? खुदा ये सारी की सारी इंतजामी गफलत है। हमने क्यों नहीं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए थे? अगर हमने पॉलिसी शिफ्ट कर ही दी थी इस LNG के ऊपर, और हमने उस वक्त सोलर को इग्नोर कर दिया था, हमने उस वक्त न्यूक्लियर को इग्नोर कर दिया था। आपको पता है न्यूक्लियर दुनिया की सेफेस्ट उसमें, यानी अब जो खासतौर पे ये जो जनरेशन 3 रशिया ने इसको दिया है बांग्लादेश को, ये मोस्ट सेफेस्ट आता है। अब वो फुकुशिमा या वो था ना, वो वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, अभी पाकिस्तान के मामला पे बात करेंगे। करके आपको बता रहा हूं कि देखिए न्यूक्लियर है ना, हमारे पास तो 40 साल पहले ये कैपेसिटी थी। हम क्यों सुस्त रवि का रफ्तार का शिकार हुए? हमने क्यों नहीं अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया? अगर वो 3500 मेगावाट उस वक्त हमें दे रहा था, हम उसको 7000 मेगावाट तक लेके चले जाते। हमारा डिफरेंस देखिए, हमारा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये बात बड़ी टेक्निकल और बड़ी समझने वाली है। हमारा 6000 से 7000 मेगावाट का पीक टाइम में जाके डिफरेंस आता है, जो कि सिर्फ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ रिजॉल्व हो सकता है। आप अभी भी देखिए ना, अभी भी द्यामेर जो भाषा का जो है, और द्यामेर और मोहम्मद वाले जो डैम है आपके, इनके ऊपर क्या अपडेट्स है हमारे पास? आवाम को क्या बताया गया है? आपके पास तकरीरों में आपको ये खबर तो सुना दी जाती है कि जनाब वाला आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने किस हद तक उस डोर को समेटने की कोशिश की है? हम करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए सिर्फ और सिर्फ आवाम हमारे लिए रह गए हैं, या अब हमारा ट्रिलियन के अंदर जो हमारा जो इस वक्त सर्कुलर डेट है उसके लिए सिर्फ हम आवाम रह गए? ये गलत है, ये तरीका गलत है, इसको संभालें। आप लॉसेस पे काम करें, आप लॉन्ग टर्म के ऊपर जाएं प्लीज। ये स्लीपिंग पिल्स दे के और नशे के इंजेक्शन लगा के इस कौम को मजीद मदोश ना करें। ये बेसिकली ये जो आपके पास महंगाई की खबरें हैं, डॉक्टर साहब, अगर ये जंग खुदा न ख्वास्ता मजीद तूल पकड़ती है तो मजीद पाकिस्तान में होने वाले हालात जो हैं वो किस तरह के होंगे? बेहतरी आएगी या मजीद जो लोग हैं वो भूखे प्यासे बिलखते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पहले ही पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं और उससे ज़ाहिर है अशय खुरनोश की कीमतें ही बढ़ रही हैं। देखिए, मैं ना ये हमारे बचपन में ना एक वो हुआ करता था कि हमारी दादी जो है ना वो टार्जन, हमने तो उस वक्त तो देखा नहीं था ना, और ये मीडिया तो था नहीं, ज़ाहिर है अखबार में टार्जन की कहानी आती थी। बहुत बड़े होकर मुझे पता चला था कि टार्जन को ये करैक्टर है। हमें ना वो टार्जन या बहू कह के डराया जाता था ना कि बहू आ जाएगा। हमारे पर IMF भी बहू बना हुआ है, अब ये जंग भी बहू बन गई है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के मासूम मुस्तकबिल पर HIV का साया गहरा होता जा रहा है। महज 15 माह के मुख्तसर अरसे में 2000 से ज़ायद बच्चों की ज़िंदगियों में इस खामोश कातिल की तशख़ीस होना किसी बड़े कौमी सानहे से कम नहीं। सिंध इस वबा का मरकज़ बनकर उभरा है, जहाँ 1515 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये लहर तेज़ी से सर उठा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, चेयरमैन इंटरनेशनल PMA। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले इतनी ज़्यादा तादाद में मासूम बच्चों का HIV का शिकार होना कितना ख़तरनाक है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और ज़्यादा HIV किन चीज़ों से फैलती है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये आपने खुद ही जैसे अभी फरमाया कि HIV के जो 15,000 के करीब, जो 1515 आपने सिंध के अंदर बताए, और अगर लेवल्स देखा जाए तो बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और इसमें भी बहुत ज्यादा केसेस ये होंगे। और आपको भी याद होगा कि रिसेंटली एक BBC से जो रिपोर्ट नशर हुई और कौंसा के बारे में बताया, ऑल्दो इट वाज अ प्रीवियस ईयर किया उसके साथ थी, लेकिन हालात वैसे ही हैं। आज भी हालात ऐसी हैं कि रीयूजेबल सिरिंजेस, जो कि हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जो एक है बनता है, वजह बनती है HIV को फैलाने के लिए, एज फार एज द मेडिकल प्रोफेशनल्स आर कंसर्न,
तो बाकी वजूहात भी हैं, लेकिन जो मेन जो डॉक्टर की तरफ से आती है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरफ से आती है, दैट इज द रीयूजेबल सिरिंजेस। और पर्टिकुलरली उन केसेस के अंदर आती हैं कि अगर बच्चों के अंदर, क्यों हम कहते हैं या क्यों इस तरह से वो नजर आता है कि बच्चों को पूरी टीका तो लगाना नहीं होता, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि वही एक सिरिंज जिसमें 5 सीसी या 10 सीसी की दवाई है, किसी को आधा सीसी लगना है, किसी को 1 सीसी लगना है, तो उसी नीडल के साथ ही बच्चे को वो जो भी मेडिकेशन होती है वो लगा दी जाती है। तो ये करते कौन है? अब करने की खातिर मैं नहीं समझता कि ये कोई क्वालिफाइड डॉक्टर होगा जो करता होगा। इसके अंदर जो नॉर्मली डीज आर द क्वैक्स, वो क्वैक्स हैं जो कि बाहर नाम लिख दिया कि डॉक्टर सो एंड सो, माहिर फलाना फलाना, लेकिन क्वैकरी के साथ वो क्वैक्स हैं जो कि करते हैं। आप भी समझती हैं और इस तरह से मैं समझता हूँ कि हर बेशऊर आदमी समझता है कि जिसने मेडिकल कॉलेज का दरवाजा देखा या कम से कम जिसने किसी हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग ली है, ही नोज अबाउट इट कि उसके अपने क्या है, अपने आप को कैसे बचाना है, अपने मरीजों को कैसे बचाना है। और मरीजों से पहले तो ये सेहतमंद बच्चे आते हैं जिनके साथ हम ये सारी चीजें वैक्सीनेशन और लेकिन सर इसमें तो अवेयरनेस की फिर कमी है ना, लोगों को क्या इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उनके सामने दिखाई जाए, उनके सामने खोली जाए जो सरिंजें हैं और उसके बाद इस्तेमाल की जाए। दूसरा, सिम्टम्स क्या होते हैं, लोगों को किस तरह से मालूम हो कि वो HIV का शिकार हो चुके हैं बगैर टेस्ट के? अब देखिए ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है कि, लेकिन ये एक है कि क्या लोगों को या मरीज को बहसीयत मरीज ये इख्तियार हासिल है कि वो डॉक्टर को ये कहे कि डॉक्टर साहब जरा सिरिंज मेरे सामने खोलो। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक और मोर ओवर उन लोगों के लिए, उनके लिए मैं आपके साथ बिल्कुल इसके साथ एग्री करता हूँ कि इसके लिए यकीनी तौर पे ये ऐसा ही होना चाहिए कि आपके सामने ही सिरिंज खोली जाए। और मैं आपके तवज्जुह से ये इसको बाकायदा पब्लिकली ये कहना चाहूंगा कि देयर इज नथिंग टू माइंड इट। इसको कतन किसी को बुरा नहीं बनाना चाहिए। अपने बच्चे की सेहत का तहफ़्फ़ुज़, आपका तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी के हाथ में, और डॉक्टर को कंपेल करें, मजबूर करें कि वो आपके सामने सिरिंज खोले। अब डॉक्टर साहब जो कहे कि नहीं दवाई ऐसे है, दवाई वैसे है, एक सुई जो करके वो अभी आपके तवज्जुह से, चूंकि आपका माशाल्लाह जो है ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऐसे अहम इश्यूज को करती है, अभी अहम इशू बड़ा और आया हुआ है। बड़ा इशू जो है कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस, डिस्पोजेबल सिरिंज ऊपर लिखा हुआ है बट इट इज नॉट अ डिस्पोजेबल। उसको खोलते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज होती है कि वो लॉक हो जाती है, लेकिन वो जब उसको खोलते हैं तो अभी 2 नंबर जिसको कहा जाता है हरफ आम के अंदर, कि वो सिरिंजेस अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, जो कि बनके और वो होने के मल्टीपल यूज की खातिर वो इस्तेमाल हो रही है, वही वाली सिरिंजेस। एंड दैट इज द बेसिक सोर्स जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ हो उसके लिए हो जाए। अब आपकी वो बात के पहले भी आपने क्वेश्चन किया कि सिम्टम्स वैसे क्या हो। अब ये एक बड़ा साइलेंट है जो कि इंसान के साथ चलता रहता है। इट इज नॉट इसेंशियल। इससे क्या होता है कि इम्यून वायरस है और इम्यूनिटी को कम करता है, जो भी डिजीज होगी उसके ऊपर हमलावर होगी। और आप जानते हैं ना कि HIV एड्स का नाम भी हम मतलब यूज किया करते थे, अभी मतलब हम नहीं यूज करते कि सोसाइटी या मुआशरे के अंदर, लेकिन आपकी मतलब मीन बाई या पेशेंट या ह्यूमन की जिसके साथ ये HIV इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस पर डॉक्टर साहब लगता ये है कि अब हुकूमत को जो है ना होश के नाखून लेने चाहिए। तमाम अताई डॉक्टरों पर भी अपना घेरा तंग करना चाहिए, क्योंकि ये मूजी मरज़ इंतहाई ख़तरनाक है जिस तेज़ी से ये फैल रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीज़न में पेशावर ज़ल्मी ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई ना कर सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से धूल चटाकर ज़ल्मी अब PSL की तारीख में सबसे ज़्यादा 5 मरतबा फाइनल में पहुँचने वाली वाहिद टीम बन गई है। कराची का नेशनल स्टेडियम इस वक्त ज़ल्मी के नारों से गूंज उठा जब हमने देखा कि पीली जर्सी वालों ने मैदान मार कर फाइनल का टिकट कटाया। 2017 की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी जो इससे कबल 4 फाइनल्स का तजुर्बा रखती है और एक बार फिर ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म दिखाई देती है, जिसने अपनी शानदार कारकर्दगी से हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। क्वालिफायर के हंगामे के बाद अब नजरें लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पर जमी हुई हैं, जहां आज शाम हम देखेंगे हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान बका की जंग होगी। ये महज एक मैच नहीं बल्कि करो या मरो का मार्का होगा, जहां हारने वाली टीम का सफ़र यहीं तमाम हो जाएगा, जबकि फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराने का हक हासिल करेगी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ इमरान साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब वक्त देने के लिए। इमरान साहब, क्या समझते हैं, ज़ल्मी की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, क्या बाबर आजम की कप्तानी में ज़ल्मी एक बार फिर ट्रॉफी उठाने की पोजीशन में है, या फिर एंड पर जाकर, जाहिर है खेल है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है?
देखिए, अब जिस तरीके से उन्होंने सारा ये वाला सीजन खेला है, इसमें तो कोई राय नहीं है कि उन्होंने सबके खिलाफ बेहतर कामयाबियां हासिल की हैं, बेहतर अंदाज से कामयाबियां हासिल की हैं, बेहतर क्रिकेट खेली है। और अभी कुछ देर पहले शायद पता चल रहा था कि नाहिद राना भी फाइनल के लिए उनको दोबारा जर्मी का हिस्सा बन जाएंगे। तो नाहिद अगर आते हैं बांग्लादेश के फास्ट बॉलर यहाँ पर फाइनल खेलने के लिए, तो वो जर्मी की फास्ट बॉलिंग में, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ में और इजाफा हो जाएगा। तो बेहतर क्रिकेट खेली है उन्होंने, और उनका सारे का सारा दारोमदार और निसार उनके ऊपर के बैटर्स तीन जो हैं उनके ऊपर है। कौशल मैंडिस, बाबर आजम ज्यादा बेहतर अंदाज से अब तक खेलते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर आप उनके रन्स का इज्तिमा भी करें, जमा करें सबका, दोनों का, कौशल मैंडिस और बाबर आजम का, तो बहुत वाज़ेह फर्क नजर आता है। तो बहुत ज्यादा इंहिसार बाबर और कौशल मैंडिस की परफॉर्मेंसेस पर होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि आप सारा टूर्नामेंट अच्छा खेलते हुए किसी एक मैच में जल्द आउट हो जाते हैं, तो बाद में आने वाले बल्लेबाज उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब ये लक मैटर करेगी फाइनल में कि बाबर आजम अपनी उस फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं, फाइनल में कौशल मैंडिस वैसे ही परफॉर्म करते हैं जैसा वो सारे पहले मैच से लेकर अब तक खेलते हुए आए हैं, और नाहिद राना वापस आ जाते हैं तो उनकी बॉलिंग और बेहतर हो जाएगी। तो अब ये फाइनल वाले दिन लक किसको ज्यादा फेवर करती है? बाबर आजम और कौशल मैंडिस से तो बहरहाल अपनी तरफ से बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया है और फाइनल में पहुंचे हैं, तो वो डेफिनेटली बेहतर क्रिकेट खेल कर पहुंचे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फाइनल में क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम होगी ज़ल्मी के साथ? देखिए, अब तो ये कुछ कहना कबल इस वक्त होता है कि कौन सी टीम हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। मुल्तान सुल्तान अच्छे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वो भी उनके पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। हैदराबाद किंग्स जिस अंदाज से पहुंच गई है प्ले ऑफ में, तो हैरान कौन है। और ऐसी टीम भी अगर प्ले ऑफ में चली गई है तो फिर तो क्रिकेट के बाजार को बड़ी सीरियसली देखना पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान बेहतर टीम है। अब देखना ही है कि बाकी दो मैचेस में ये जो टीमें बाकी हैं, मुल्तान और हैदराबाद और इस्लामाबाद, ये किस तरीके से क्रिकेट खेलती हैं। डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पर, डे के ऊपर कौन सी परफॉर्मेंस। मुल्तान सुल्तान वैसे निस्बतन बेहतर टीम दिखाई देती है हैदराबाद किंग्स से, लेकिन अब देखते हैं आज क्या नतीजा उसका निकलता है। अच्छे मैचेस की तवक्को है, होने चाहिए। अब आखिरी मरहले के ऊपर है, कोई भी खेले, शायकीन को एक मौका मिला है लुत्फानंदोज होने का, हल्ला गुल्ला करने का, नारे लगाने का, क्राउड भी आ रहा है। अच्छा, तो ये पीएसएल की जो तो सारे मैचेस हैं, इमरान साहब आप तो बहुत बारीकी से इन सबको फॉलो करें, तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा खिलाड़ी सामने आया है जो नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सके आने वाले दिनों में? देखिए, ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है मजमूई तौर पर इस लीग से। फौरी तौर पर अगर आप कहें कि किसी को भी नेशनल टीम का हिस्सा बना दिया जाए तो ऐसा मुश्किल लगता है कि आप फौरी तौर पर कह दें किसी का नाम। हाँ, अली रजा चूंकि फास्ट बॉलर हैं, उन फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी एक गुंजाइश मिल जाती है कि वो जल्द खेल जाते हैं और उनके इम्कान होते हैं कि वो इम्प्रूव कर जाएं। लेकिन अली रजा भी 2 साल उन्होंने अंडर 19 के 2 वर्ल्ड कप खेले हैं और इस साल की उनको पिटाई भी हुई है। पिछले साल भी उनके वही इशूज थे जब उन्होंने पीएसएल खेली थी, इस मरतबा भी वही इशूज थे। पेस इंप्रूव हुई है जो कि खुशाइंद है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में मजबूरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो कारकर्दगी और मायार के एतबार से वो मायार नहीं है, और अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी वैसी नहीं है कि जिसको आप कहें कि वो आया, उसने देखा और फतह कर दिया। इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक यही है। देखिए, आपके पास कोई विकेट कीपर अगर कोई नया है तो बताइए, आपका कोई कैप्टन नया है तो बताइए। ये जो 4 टीमें यहाँ पर प्ले ऑफ में है, इसमें से 2 कैप्टन आपके गैर मुल्की हैं, जो 2 टीमों के, जो 2 पाकिस्तान लोकल हैं यानी कि पाकिस्तानी हैं। बाबर आजम को 2 मरतबा कप्तानी से हटाया जा चुका है, और शादाब खान की टीम में सिलेक्शन पर इतने सवालात होते हैं कि वो उनकी सिलेक्शन मुतनाज़ा रहती है। उनकी कारकर्दगी का मायार भी वो नहीं है जो हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए। तो ये 2 लोकल हैं जो कि कप्तानी कर रहे हैं, बाकी 2 गैर मुल्की हैं। आपके कौन से स्पिनर, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, आखिरी मैच जो कोयटा ने खेला उनको 80 से ज्यादा रन हुए, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है? ख्वाजा नाफी की परफॉर्मेंस क्या है? सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस क्या है? रिजवान की परफॉर्मेंस क्या है? साइम अयूब की परफॉर्मेंस क्या है? तो ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से शाहीन अफरीदी हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेले हैं, अब्दुल्ला शफीक तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए, फखर जमान रन कर गए, उनको आप मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। बाबर आजम 588 रन करके मौजूद है टॉप लेवल पर, उसको आप मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। उसकी टीम में जगह के ऊपर सिलेक्शन कमेटी और कोच अपने अपने अंदाज में एतराज़ात करते हैं। तो देखें तो सही ना, जरा फिर आप पर्चियां डालें, देखें कौन है जिसको आपने मुंतखब करना है। तो ये बड़ी मायूस सूरत हाल है। ये नवा सीजन आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हाफिज मोहम्मद इमरान, हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।